तो बस अपना पढ़ते गया एंड एग्जाम दे दिया तो आ गया। नहीं, रैंक 1 का सपना मैंने ऐसे नहीं देखा था, पर हाँ ये जरूर था जो भी देना है अपना बेस्ट देना है। मैं कभी सोच के नहीं रखा था कि रैंक 2 आएगा मेरा। मेरा मानना ये है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपना बेस्ट वर्जन बनो। एक प्रॉपर बैलेंस और एक प्रॉपर शेड्यूल, दैट इज द मोटो। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या बताया गया है? एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। बहुत अच्छे लॉयल एम्प्लॉयज है मेरे पास, बट क्या मैं उनकी लॉयल्टी को मनी में तोल सकता हूँ? नहीं तोल सकता। आज से 20 साल पहले 1 करोड़ रुपया में जो दम था, आज वो 1 करोड़ में दम नहीं है। तो ये परचेजिंग पावर वाला जो फंडा है, ये भाई इग्नोर होता है। ये इसमें खामियां है, फिर भी दिस इज यूज फॉर अकाउंटिंग पर्पस बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू अडॉप्ट अ बेटर मेजरमेंट स्केल। बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट्स है सब झूल जाएंगे इसी 2 कॉन्सेप्ट पर। अब बात करना है दोस्त पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट का। तो कंपनीज एक्ट जो है, जो कानून है, वो तो बोलता है भाई एनुअल रिपोर्ट्स बनाओ। कुछ कुछ एएस बोलता है कंपनीज को कि भाई क्वार्टरली रिपोर्ट्स भी सबमिट करो। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलेगा कि आज हम काम शुरू किए हैं तो ये काम चलते रहे चलते रहे चलते रहे। अभी तो हम बिजनेस कर रहे हैं, तो अभी हमको लॉस प्रॉफिट क्यों देखना है? जब हम बिजनेस को बंद करेंगे उस दिन हम देखेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। हम बिजनेस को बंद नहीं करेंगे, बट कम से कम सालाना हमको अपना लॉस प्रॉफिट चेक करना है। तो गोइंग कंसर्न बोलता है चलते रहे, पीरियोडिसिटी बोलता है भैया उसको ब्रेक करो। इतना सही बात है। 100 साल तो भैया धंधा करेंगे पहले, धंधा के बाद में ना डिसीजन होगा कि ये धंधा में फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। जब तक जुए के टेबल पे हम बैठे हैं तो भरोसा रहता है ना दोस्त कि यार ठीक है, अभी 2 दाव 4 दाव नुकसान हो गया तो क्या हो गया। अभी हमने गेम को छोड़ा तो नहीं है, मैदान तो छोड़ के भागे तो नहीं है। तो जो नुकसान हुआ अभी से क्यों जोड़ना, अभी से क्यों देखना? चलने दो, गेम को चलने दो। तो जुआरी और बिजनेसमैन तो एक ही जैसे होता है ना, मेंटालिटी तो वही रहता है कि अगर मैंने नुकसान भी कर दिया तो अभी कौन सा मैं मैदान छोड़ के भाग रहा हूं, मेरे को नुकसान का खबर मत दे। या अगर अभी मैंने पैसे कमा भी लिए हैं तो भाई अभी कौन सा नुकसान भी तो हो सकता है कल। तो अभी तो गेम इज ऑन, द गेम इज ऑन। तो गेम इज ऑन एंड द गेम इज ऑन, दैट मीन्स इट इज अ गोइंग कंसर्न। बट अगर ऐसे ही गेम ऑन ही रहे तो गेम तो भाई हमेशा ऑन रहेगा, तो उस हिसाब से कभी हिसाब बनाओ ही मत। बस जब तक गेम में हो, चाहे तो भैया बैठे रहो या एकदम कंगाल हो कि जब उठना पड़े तब बोलो भैया मैं तो पूरा कंगाल हो गया, हिसाब करने का दरकार क्या है? ये कुछ नहीं, अपने पास तो कुछ नहीं है भाई। तो वैसे नहीं होता है। जनरली 1 year period is taken up for परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड अप्रेजल ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब अकाउंट्स बनेगा एवरी पीरियड के बाद एंड नॉट एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एंटिटी। दिस कॉन्सेप्ट मेक्स अकाउंटिंग सिस्टम वर्केबल एंड द टर्म अक्रूअल मीनिंगफुल। ये आया ना दोस्त, ये जो वर्ड अक्रूअल है जो अभी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में, ये अक्रूअल वर्ड भी आया है इस फंडे से। इफ वन थिंग्स ऑफ एन इनडेफिनेट टाइम फ्रेम, नथिंग विल अक्रू। क्या बात है यार। जैसे कि अरे यार घनश्याम तेरे से यार 1000 रुपया पाऊंगा मैं। ओ हाँ यार मैं दूंगा ना, हाँ जी मुझे देना है, मैं कहाँ इनकार कर रहा हूँ भाई, कब देगा? और यार दे दूंगा ना यार, मैं कहाँ मरा जा रहा हूँ, मरने से पहले दे दूंगा भाई, तो चिंता मत कर, तेरा पैसा लेके नहीं मरना मेरे को। अब अगर ऐसा बात होने शुरू हो जाए तो कैसा लगेगा आपको? व्यापार में कहीं ना कोई टाइम फ्रेम तो बांधना होगा ना यार। जब हम किसी को बोलेंगे कि सर, जब हम मेल करेंगे कि आपका ये 3 महीने से ड्यूज बाकी है, 3 महीने हो गए, हमारा टर्म्स था सर 30 डेज पेमेंट का, बट 3 मंथ्स हो गए सर। अगर अपने इनडेफिनेट फंडा में चले कि यार बिजनेस करते जा, पैसा मिलते रहेगा, करते जा, देते रहे, तो ऐसे यार कैसे रिकॉर्ड्स बनाएंगे, कैसे समझेंगे हम? सामने वाला बोला अरे मैं पैसा मारूंगा नहीं तेरा, मैं पैसा मार थोड़ी ना रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं तेरे को पैसा दूंगा। अब समझ लो मैंने 50 करोड़ का सेल कर दिया, अब ये 50 करोड़ मेरे को आ जाना चाहिए ना यार, क्योंकि इस 50 करोड़ का सेल के पीछे मेरा 30 करोड़ का तो एक्सपेंस है, रॉ मटेरियल वगैरह का। बाकी ऑफिस चला रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, उसका भी खर्चा दिए जा रहा हूँ।
अब ये भाई साहब 50 करोड़ देंगे तो अब समझ लो मेरा नेट 10 करोड़ का फायदा होगा। मैं बिजनेस करने बैठा हूँ यार, 20% का मार्जिन पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, दुआ दो यार और अच्छा बिजनेस चले अपना। अब यार अब ऐसा बताओ कि ये 50 करोड़ दे ही नहीं रहा मेरे को, मैं तो 40 करोड़ खर्च करके बैठ गया हूँ इस लालच में कि चलो 10 करोड़ का प्रॉफिट होगा। अब ये मना भी नहीं कर रहा है, अरे दूंगा, घबरा क्यों रहे हो, दूंगा। तो भाई इस 50 करोड़ के ऊपर ब्याज भी तो है, 50 लाख रुपया महीना ब्याज भी तो लग रहा है, सारा कैलकुलेशन कर रहा हूँ, अरे दूंगा बेटे, मना मना नहीं कर रहा, मैं दूंगा। सो इस तरीका से काम नहीं होता है। तो इसीलिए जब हम बनाते हैं पीरियोडिकल स्टेटमेंट, तो इस साल के एंड में कितना रुपया मुझे देना है, कितना रुपया मुझे पाना है। अब दोस्त ये आया ना वर्ड, ये जो डेटर क्रेडिटर, ये जो वर्ड हम सुनते हैं जब बैलेंस शीट में देखते हैं, बैलेंस शीट में हम लोग क्या देखते हैं, डेटर। और देख तो भाई डेटर कितना का, बहुत लोग इसको डेप्टर बोलते हैं, डेप्टर। एक्चुअली ये अंग्रेजी में ना ये बी साइलेंट होता है, बी को बोला गया है बी खामोश, तो जब हम बी को खामोश कर देते हैं तो ये DETOR होता है, डेटर। ठीक है, तो डेटर हम देख रहे हैं 50 करोड़, आहा कि भाई 50 करोड़ मिलना है। क्रेडिटर, क्रेडिटर हम देख रहे हैं 10 करोड़, अरे भाई 50 मिलना है, 10 देना है, राइट। तो ये सब हम क्यों बना रहे हैं? अगर ऐसा अगर हम बनाए नहीं, पीरियोडिकल स्टेटमेंट बनाए नहीं, तो ठीक है यार, बिजनेस चलते जा रहा चलते जा रहा चलते जा रहा, क्योंकि देना लेना तो ऑटोमेटिक हो रहा है ना यार, इसमें क्या कैलकुलेट करना। माल बेचो, पैसा आ जाएगा, जब उसका मन में आएगा तो वो दे देगा यार। अपना तो काम है भैया माल बनाना और माल बेचना, उसका काम है पैसा देना, जब उसका मन में आएगा वो देगा, मेरा तो काम है माल बेचना। ऐसे थोड़ी ना काम होगा यार। तो एक तरीका से देखा जाए तो पीरियोडिसिटी से क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस बिकम्स इजी। हम अपना बिजनेस को अच्छा से मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या क्या काम मेरा बाकी है, क्या मुझे पैसे देने हैं, क्या मुझे पैसे लेने हैं, क्या खर्चा हमने इस साल का किया, तो इसको मिला लेते हैं हम लोग। इतना सा बात है यार, आप समझ चुके हो, मैं और ज्यादा नहीं बोल। अब ये पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट से क्या क्या फायदा होता है, एक तो हम कंपेयर कर पाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ डिफरेंट पीरियड्स। जैसा हमने लास्ट टाइम डेप्रिसिएशन 10% में किया, इस टाइम भी वैसा ही करेंगे, ठीक है जी, यूनिफॉर्म रहेगा। मैचिंग पीरियोडिक रेवेन्यूज विद एक्सपेंसेस, बट क्योंकि हमें इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, तो इस साल का सैलरी जो नहीं दिया है, आउटस्टैंडिंग बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग, पैसा नहीं दिया बट 4,000 रुपया लिख दिया हमने यहाँ पर, पैसा गया नहीं है, ये पैसा आउटफ्लो नहीं हुआ भाई मेरे यहां से। बट जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं, ये 4,000 को हम जोड़ेंगे इस साल में, तो हर एक पीरियड का खर्चा हमें लेना है। अब इसमें एक और बात है, अगर हम नहीं लें तो क्या हो, बता देता हूं अभी। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो गलत प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा। कैसे? समझ लो हमने सेल किया 50 लाख का, इस पे मेरा परचेज है 35 लाख का, तो दिख रहा है कि चलो 15 लाख का फायदा। नहीं 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 सर, इसमें और भी एक्सपेंस है, समझ लो रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब कुछ मिला के, एडवर्टीजमेंट वगैरह सब मिला के, और 5 लाख रुपया। ठीक है, वापस से हम सैलरी को एग्जांपल लेते हैं। अब समझ लो सैलरी जो है 5 लाख तो मैंने दे दिया है, और सैलरी आउटस्टैंडिंग है 3 लाख। आउटस्टैंडिंग देना है, दिया नहीं है। अब मैं आउटस्टैंडिंग को लिख भी नहीं रहा हूं। अगर मैं आउटस्टैंडिंग, क्योंकि मेरा तो पैसा गया ही नहीं है ना, आउटफ्लो हुआ ही नहीं है, क्योंकि जब तक मेरा पैसा लगा नहीं तो मैं क्यों लिखूं, मैं क्यों लिखूं। यहीं पर समझ में आएगा पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट। ये सैलरी मेरे को इस साल का, इस साल का, इस साल का, कौन सा साल का, समझ लो 2017 का, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर, इस साल का मेरा टोटल सैलरी है 8 लाख रुपया, बट मैंने अभी तक दिया 5 लाख है। घर का आदमी दे देंगे यार। तो इस साल का जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं, तो अब हम दिए नहीं है तो हमने लिखा नहीं, तो होगा क्या, 50 लाख, और यहां पर मैं प्रॉफिट लिखूंगा, प्रॉफिट 35, 5, 40, 5 लाख कमाया मैंने, 5 लाख कमाया, 5 लाख। तो क्या आपने एक्चुअली 5 लाख कमाया? इस साल का हिसाब में 3 लाख रुपया सैलरी देना था भाई तेरे को। तो ये पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है कि नहीं साहब, प्रॉफिट आपका 5 लाख नहीं हुआ है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 3 लाख। तो अब मेरा प्रॉफिट आ गया घट के 2 लाख में, ये रियल प्रॉफिट आया।
अरे रामलाल भाई आए थे हमारे पास कि साहब आपको तो पता है वाइफ प्रेग्नेंट है साहब, तो कुछ 1 लाख रुपया एडवांस दे देते तो अच्छा रहता साहब। 1 लाख रुपया, ये 7 लाख रुपया में ये 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा है जो इस साल का नहीं है। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट कर रहे हैं भाई। ये 7 लाख का जो सैलरी मैं लिख रहा हूं, एक्चुअल में मेरा इस साल का सैलरी टोटल है 6 लाख, मैंने लिख दिया 7 लाख, तो ये मेरा प्रॉफिट गलत आएगा। तो इस साल का ही लिखना है। अच्छा, इस साल का ही लिखना है। तो इस साल भाई, मगर मैंने तो 7 लाख खर्चा कर दिया, मेरे पॉकेट से तो, मेरे बैंक से तो 7 लाख चला गया, तो मैं तो यही लिखूंगा यार, इस साल मेरा 7 लाख खर्चा हो गया, तो इस साल मेरा सैलरी 7 लाख। मैं ये सब नहीं जानता। नहीं भाई, आप अकाउंट्स कर रहे हो पूरा मंथ के हिसाब से। ये जो 4 महीने आप जो दिए हो एक्स्ट्रा पैसा, वो साल तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ भाई। तो ये पैसे तो आपने एडवांस में दे दिए। हिसाब कर रहे हो 2017 का, पैसा डाल रहे हो 2018 का। नहीं, गलत। 2018 का पैसा 17 में कैसे आएगा? माइनस करो। तो अब इसको करोगे लेस, प्रीपेड सैलरी 1 लाख, तो आपका प्रॉफिट आ गया 4 लाख। ये करेक्ट रिजल्ट मतलब करेक्ट प्रॉफिट्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अगर हम सही तरीका से मैच नहीं करेंगे, खर्चा इस साल का था, सैलरी इस साल का खर्चा था, एडवर्टीजमेंट इस साल का खर्चा था, और इस साल के खर्चे को अगले साल लिख रहे हैं, तो कहां से मैचिंग होगा? ये खुद सोच के देखो यार। अब इस पीरियोडिसिटी के साथ साथ हम शुरू करेंगे अक्रूवल कॉन्सेप्ट। 2 बेसिस होता है, एक मर्केंटाइल बेसिस, एक कैश बेसिस। कैश बेसिस ये सिखाता है बस जेब से पैसा निकला तो ही रिकॉर्ड करना। मर्केंटाइल बेसिस बोलता है कि ऐसे जबान दे दिया है, धंधा में अगर जबान दे दिया तो बस जबान का वैल्यू है। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट को अगर समझना है, तो जो हमारा ऑर्डिनरी बिजनेस में जो भी काम हो रहा है इस साल का, शर्ट बेचने का बिजनेस में जो भी काम हो रहा है, जो भी पैसा मेरे को लेना है या जो भी पैसा मेरे को देना है जो इस साल से रिलेटेड है, हम उसको जोड़ेंगे। ये सब एक दूसरे का इंटर रिलेटेड है भाई। अगर आपको लग रहा है कि भैया सर आप तो एक जैसा ही लग रहा है सब कुछ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये एक जैसा है तो भैया एकदम सही लग रहा है, आप एकदम सही दिशा पे हो, तो टेंशन मत लो, क्योंकि ये सब कुछ इंटर रिलेटेड है। कॉन्सेप्ट्स का बात कर रहे हैं, दिमाग में जैसे बल्ब जलता है ना, एक साथ जलता है, तो ये सब एक दूसरे के भाई है, कजन ब्रदर्स। 50,000 का माल था, 60,000 में बेच दिया, मिला 50,000, ठीक है, तो 50-50 तो मैचिंग हो गया। 10,000 अभी तक मिला नहीं है, बट कस्टमर ने विश्वास दिलाया, एश्योर हिम टू पे 10,000 शॉर्टली। अब एक बात बताओ, इसका रेवेन्यू क्या होगा? इसका रेवेन्यू हम, क्योंकि इसे 50 मिला 50 पकड़ेंगे, या क्योंकि इसने बेचा है 60,000 का, तो रेवेन्यू 60,000 होगा। बताइए क्या होगा? 60,000 होगा रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब कमाई। अक्रूवल सिस्टम का बात करें, पैसा आया या नहीं आया उससे कोई मतलब नहीं होता मेरे दोस्त। 60,000 का माल बेच दिया तो यस, दैट इज द रेवेन्यू। पैसा चाहे भले एक भी नहीं आया, यहां तो फिर भी इसके पास 50,000 रुपया आया है, तो रेवेन्यू होगा 60,000। हिज रेवेन्यू इज 60,000। इट अरोज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ क्लॉथ बिजनेस। ऑर्डिनरी धंधा था क्लॉथ बिजनेस का, परफेक्ट है। मिस्टर एक्स रिसीव 50,000 इन कैश एंड 10,000 बाई वे ऑफ रिसीवेबल्स। मिला नहीं है, मिल जाएगा, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल बोल के जो फंडा आया है ये यहां से आया, बिल्स दे दिया है, रिसीव करेंगे हम। तो एक एक फंडे को समझते चलो। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इलेक्ट्रिक कंपनी है भाई, 16 लाख रुपया का तो खर्चा हो गया, 20 लाख रुपया का बिल है। दिस इज ऑल्सो रेवेन्यू विच अरोज फ्रॉम रेंडरिंग सर्विसेज। हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? एकदम सिंपल सा बात है, 20 लाख का मेरा रेवेन्यू है। कहने का मतलब था, पहला एग्जाम्पल था क्लॉथ का, तो वो गुड्स बेचने का एग्जाम्पल था। ये इलेक्ट्रिसिटी गुड्स नहीं है, ये सर्विस बेच रहा है। तो गुड्स हो या सर्विस हो, हमने खरीदा प्रिंटर। प्रिंटर का बेनिफिट 1 साल, अकाउंटिंग पीरियड 1 साल होता है। प्रिंटर का बेनिफिट 1 साल के आगे जाएगा क्या नहीं, इसका बेनिफिट मिलेगा क्या नहीं, मिलेगा सर। तो जब 1 साल के आगे चले जाते हैं तो हम उसको कॉस्ट नहीं बोलते हैं, हम उसको एसेट बोलते हैं। और प्रिंटर का इंक, ये 1 साल से ज्यादा नहीं चलने वाला, हम इसको एक्सपेंस बोलते हैं। 1 लाख का मशीन है, 10 साल चलेगा, तो 1 साल का मशीन का खर्चा 10,000 रुपया। पीरियोडिक
कॉन्सेप्ट अपने को क्या सिखाता है कि इस पीरियड का सारा खर्चा आना चाहिए। तो ये 1 लाख का इस पीरियड का खर्चा 10,000 होगा कि नहीं होगा अगर 10 साल मशीन चलेगा तो ये हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना ही पड़ेगा। नामकरण होता है डेप्रिसिएशन। जो बैलेंस बच जाता है, बैलेंस मतलब ये ना बैलेंस जो बच गया, तो ये 1 लाख रुपया में से 10,000 रुपया हमने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट को ध्यान पे रखते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए। और एक और चीज अगर हम मैचिंग बात भी करें तो इस साल का जो इनकम आया है, एक मैचिंग कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग आगे चल के। मैच द फॉलोइंग। तो ये 20,000 एनुअली इनकम आया, एनुअल इनकम। मशीन को हमने भाड़ा पे लगा दिया था, एनुअली 20,000 आ रहा था। तो ये 20,000 का एनुअल इनकम, इस साल का इनकम, एनुअल इस साल का मतलब इस पीरियड का इनकम। इस पीरियड का इनकम को इस पीरियड के खर्चे से मैच करो, मैच। तो इस पीरियड का जो इनकम है 20,000 रुपया, इसी पीरियड का खर्चा जो था 1 साल, मशीन 10 साल चलेगा, 10 साल मशीन चलेगा, 10 साल मशीन चलेगा, और मशीन का कीमत था 1 लाख रुपया। तो कॉमन सेंस से ये समझ में आ जाता है, अच्छा इस साल का मशीन का खर्चा है 10,000 रुपया, तो ये इनकम है 20,000 रुपया दोस्त, ये एक्सपेंस है 10,000 रुपया। हमने मैच कर लिया। 1 लाख रुपया लेस डेप्रिसिएशन 10,000 रुपया, ये बैलेंस हमने हटा लिया। और ये बैलेंस हटा के हमने कहाँ लिखा है? प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ डेप्रिसिएशन बोल के 10,000 लिख दिए। यही तो करते हैं हम लोग। 10 रुपीज 10,000 इज द एक्सपेंस एवरी ईयर, जब तक वो मशीन है हमारे पास। हमने कहा है वो मशीन 10 साल तक रहेगा, तो 10 साल तक हम हर साल 10-10 हजार रुपया करके डालेंगे। अक्रूवल मीन्स रिकग्निशन ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट्स एज दे आर अर्नड और इनकर्ड, जैसे ही अर्न हुआ या इनकर हुआ, एंड नॉट एज मनी इज रिसीव्ड और पेड। ये मनी इज रिसीव्ड और पेड मतलब होता है कैश बेसिस। खरीदा कितने का? 50,000 का, दिया कितना? 20,000, एंड सेल्स एट 60,000 of which customers pay only 50,000। अगर कैश बेसिस से हम काम करेंगे तो मेरा आया 50,000 और गया 20,000, तो मेरा प्रॉफिट हो गया 30,000 का। बट क्या ये एक्चुअली सही काम हो रहा है? नहीं, क्योंकि देखो आज नहीं तो कल आपने 50,000 का सामान खरीदा तो 50,000 तो आपको देना ही है, ठीक है। और आपने सामान बेचा कितना का है? 60,000 का। तो 60,000 का बेचा हमने, चलो पैसे भले ही आज आपको 50 मिला, तो आज नहीं तो कल आपको 60 तो मिल ही जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो उनका रेवेन्यू क्या होगा? हिज रेवेन्यू इज 60,000 एंड नॉट 50,000 कैश रिसीव्ड। बेचा था 60,000 का, तो रेवेन्यू 60,000 का। एक्सपेंस कॉस्ट इनकर्ड फॉर द रेवेन्यू। एक्सपेंस क्या होता है? वापस से देख लो दोस्त। कॉस्ट इनकर्ड फॉर द रेवेन्यू, कॉस्ट इनकर। अब कॉस्ट इनकर मतलब ये नहीं है कि 20,000 कैश आउटफ्लो हुआ है तो यही कॉस्ट है, बस यही चीज आपको बार बार समझा रहा हूं। ये तो कैश आउटफ्लो है, बट कॉस्ट इनकर्ड इज 50,000 एंड नॉट 20,000 कैश पेड। बार बार आपको ये समझना होगा कि कितने का खर्च हमने कर दिया। खर्च कर दिया जी, 50,000 का खर्च कर दिया। पैसे कितने दिए? अच्छा 20,000 दिए। कितने देने बाकी है? 30,000 देने बाकी है। 30,000 अभी तक नहीं दिया तो वो लाइबिलिटी है। सो द अक्रूवल कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉफिट इज 10,000, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। सो एज पर द अक्रूवल कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट। अब देखो दोस्त, बड़ा कमाल का बात आ गया। बिफोर रेवेन्यू इज क्रिएटेड कैश मिल गया। ये सर क्या बात हुआ? आज का डेट है 7 फरवरी। मैंने जेट एयरवेज का टिकट कटवाया है, 5,000 रुपया मैंने जेट एयरवेज को दे दिया है। 7 तारीख को मैंने दे दिया है। जेट एयरवेज का काम है मुझे कलकत्ता से दिल्ली उड़ा के लेके जाना। अब जेट एयरवेज के हिसाब से सोचो
ये जेट एयरवेज को 5,000 रुपया 7 तारीख को मिल गया दोस्त। क्या जेट एयरवेज को रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, या जेट एयरवेज को ये बोलना चाहिए कि रेवेन्यू तो मेरा तब बनेगा क्योंकि ये पैसे मिले हैं जेट एयरवेज को, मेरे को कलकत्ता से दिल्ली ले जाने के लिए मिले, पैसा मैंने एडवांस में दे दिया भाई, एडवांस में। तो ये एडवांस में जब पैसा जेट एयरवेज को मिल गया है, इन्होंने काम अभी तक नहीं किया है। इनका मेन बिजनेस क्या है? मेन बिजनेस है पैसेंजर को कलकत्ता से दिल्ली लेकर जाने का। तो ये पैसा अगर पहले आ गया है तो ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे 14 फरवरी को, जब मैं कलकत्ता से दिल्ली पहुंच जाता हूं, तब ये बोलेंगे हाँ जी अब ये काम हमारा हो गया है, अब ये रेवेन्यू हमारा बनता है। तो ये अगर पहले से ही कस्टमर ने एडवांस में पैसा दे दिया है, तो जब तक आप उसके लायक नहीं बनते हो, आपको काबिल बनना होगा। ये बिजनेस है कि जिस चीज के लिए पैसा मिला वो काम तो करना होगा। तो ये काम जिस दिन करेंगे उस दिन ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन होगा, उस दिन ये इनकम माना जाएगा। तो सर अभी तक तो क्या मानेंगे हम इसे? अभी तक हम इसे मानेंगे लायबिलिटी। एडवांस में किसी का पैसा है, मेरे माथे के ऊपर एक जिम्मेदारी है, कर्जा है भैया। अभी तो पैसा एडवांस में ले लिया है, एडवांस का पैसा ले लिया है तो कर्जा है सर पे। जब तक ये बोझ, मैं ये अपना काम पूरा कर दूं तब मेरा ये इनकम कहलाएगा। अगर मैं ट्यूशन फीस ले लूं एडवांस में 10,000 रुपया और मैं आपको पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं कराऊं, तो आप खुद सोचो, मेरे ऊपर तो एक जिम्मेदारी है कि नहीं नहीं अभी मैं इनकम नहीं मान सकता हूं इसे। जिस दिन मैंने पूरा कोर्स कंप्लीट कर दिया तब मेरे को लगेगा हाँ भैया ये पैसा अब हुआ मेरा। तो ये चीज समझना होगा। या आफ्टर रेवेन्यू इज क्रिएटेड, कभी कभी होता ना काम कर ले भाई पैसा बाद में देंगे, तो ठीक है। तो देखो A1 क्या होता है? A1 मतलब ये बिफोर क्रिएट्स लाइबिलिटी व्हेन कैश इज रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये तो आप समझ गए कि लाइबिलिटी हो गया भैया, पैसा पहले मिल गया है, पैसेंजर अभी तक गया नहीं है, तो जब तक पैसेंजर को नहीं कलकत्ता से दिल्ली भेज दूं, ये पैसा जो आ गया ये इनकम नहीं है। दिस मनी इज नॉट माई रेवेन्यू, दिस इज जस्ट अ लाइबिलिटी राइट नाउ। अब ये कैश जो है बाद में मिलेगा, आफ्टर रेवेन्यू इज क्रिएटेड। मैंने कलकत्ता से दिल्ली पैसेंजर को भेज दिया है, अभी तक पैसा आया नहीं है, तो ठीक है आ जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स, या मैंने गुड सप्लाई कर दिया है, मैंने अपना काम कर दिया है, 5,000 शर्ट का ऑर्डर था, मैंने दे दिया शर्ट, पैसे आए नहीं है, तो ठीक है ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ये एसेट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। यहां पर जब पैसा पहले आ रहा था तो ये लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है। उसी प्रकार से एक्सपेंसेस में बी पेड इन कैश, कैश में बी पेड साइमल्टेनियसली और बिफोर द एक्सपेंसेस मेड। कैश पहले ही दे दिया, पहले ही कैश दे दिया। मतलब अभी तक मेरे को समझ लो ऑर्डर देना था 5,000 मीटर का क्लॉथ का, तो 1,000 मीटर करके सप्लाई हो रहा है। एडवांस में पैसा दे दिया, एडवांस में 5,000 मीटर का एडवांस में पैसा दे दिया। तो B1 क्या है? बिफोर द एक्सपेंसेस मेड। तो बिफोर द एक्सपेंसेस मेड, अभी ये खर्चा हुआ नहीं है, तो ये पैसा जो मैंने पहले से ही दे दिया है, अभी तक ये खर्चा नहीं हुआ क्योंकि अभी तक मेरे को सिर्फ आपने 1,000 मीटर दिया है, तो 1,000 मीटर ही अभी तक मेरा खर्चा हुआ है। तो बाकी जो पैसा एक्स्ट्रा आपके पास रखा हुआ है, ये एक्स्ट्रा पैसा एक तरीका से डिपॉजिट है भैया मेरा, डिपॉजिट है। तो डिपॉजिट इज व्हाट? डिपॉजिट इज एन एसेट। ये पैसा अगर मेरे पास रखा हुआ होता तो मेरा बैंक में रखा हुआ होता, तो ये बैंक में रखा हुआ होता तो मेरा एसेट होता। चलो बैंक में नहीं रख के मैंने आपके पास भरोसे पे रख दिया, एडवांस में दे दिया पैसा, भरोसा है मुझे, तो एक तरह से वो पैसा अभी तक तो पैसा ही है। कल को मुझे लगे नहीं भैया नहीं चाहिए मेरे को माल, ऑर्डर कैंसिल, तो ये पैसा मेरे पास वापस आ जाएगा, मेरे बैंक में वापस घुस जाएगा। तो एडवांस में पैसा दे दिया कैश,
कि अच्छा देखो मैं तो सिंगापुर जा रहा हूँ घूमने के लिए, तुम्हें पैसे चाहिएगा, पीछे से फैक्ट्री बंद नहीं होनी चाहिए, तो ये ले भैया पहले से ही पैसे ले ले। तो वो पैसा पहले से ही चला गया, एक्सपेंस हुआ नहीं क्योंकि अभी तक मटेरियल उसने दिया नहीं। तो जब वो मटेरियल दे देगा तो काम कंप्लीट होता है, अभी तक मटेरियल दे नहीं रहा, तो अभी तक क्या है, पैसे मेरे रखे हुए हैं। और अगर पैसा आफ्टर में मिले, बाद में, भैया देख मैं सिंगापुर जा रहा हूं, तो एक काम कर, पीछे से मेरा फैक्ट्री बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है, तू भैया देते रहे, हर महीना 1000 मीटर का जो क्लॉथ का रिक्वायरमेंट है तू देते रहे भाई, तू देते रहे। तो मैं तो चला गया बाहर, वो दे दिया, 4000 मीटर का पैसा मेरे को देना बाकी है, क्योंकि ही सप्लाइड द क्लॉथ। अब क्योंकि मेरे को पैसा देना बाकी है, तो करंट लाइबिलिटी, करंट मतलब तुरंत देना है, ठीक है भाई मैं दूंगा, ठीक है। ये एक लाइबिलिटी क्रिएट करता है, कॉल्ड पेएबल्स। पेएबल होता है ना, ट्रेड पेएबल्स, जो अपने लिखते हैं ट्रेड पेएबल्स, ठीक है जी, ट्रेड पेएबल, धंधा किया, बिजनेस किया, ट्रेड में पैसा देना है, आगे पीछे दिया जाएगा। और आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग मतलब अभी तक पैसा देना बाकी है। इफ द एक्सपेंसेस रिमेन अनपेड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, इट इज कॉल्ड ट्रेड पेएबल्स। अगर कुछ सामान मंगवाया हमने तो इट इज कॉल्ड ट्रेड पेएबल्स। और अगर कोई एक्सपेंस का बात है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पैसा बाकी है, तो इट इज कॉल्ड एक्सपेंस पेएबल। इतना सही बात था दोस्त।